हमने बात करा था कि एक ग्लूकोज से पहले हम लोग दो पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद फिर उस पायरुवेट को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करते हैं और भी सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। एक प्रोसेस था ईस्ट और प्लांट में जो होता है वो ये कि अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस रहा तो आप पायरुवेट को जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल था कन्वर्ट कर दीजिए इथेनॉल में जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 1 कार्बन मॉलिक्यूल है बना दीजिए और थोड़ा सा एनर्जी भी रिलीज होगा इस प्रोसेस में। उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमने पढ़ा अपने बॉडी के बारे में। मसल सेल में अगर बात करें, अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस हो ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस हो मसल सेल में तो जो 3 कार्बन का पायरुवेट है वो 3 कार्बन के ही मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाता है। उसके बाद हमने आखिरी पढ़ा जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच in presence of oxygen in mitochondria 3 carbon molecule of pyruvate is converted into 3 molecule of 1 carbon dioxide and ATP। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ सर। एटीपी एनर्जी कैसे देता है इस बारे में शायद हम कभी आप लोगों को बताए होंगे। कभी बताए हैं नहीं बताए? यस सर। बताए हैं कि बॉन्ड बनने में अगर एनर्जी लगता है तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी मिलेगा, ऐसा बताए थे? यस सर। हाँ ठीक है, तो अगर बताए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आज सीधा सा हम लोग डाटा से अपने उस दिन जो बात कर रहे थे उसको कंफर्म करते हैं। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है ये चीज? यस सर। देखो, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, फिर ईस्ट में, मसल सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग तरीके से। देखो दो जगह एब्सेंस है, मतलब ये दोनों आखिरकार किसका पार्ट है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का। और इस जगह पे चूंकि ऑक्सीजन है तो ये कैसा है? कैसा है ये? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना है। अब आपको हम एक बात अच्छे से बता चुके थे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यही एटीपी यूज होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यही एटीपी यूज होता है। और ये भी हम लोग जब डाइजेशन पढ़े थे उससे वक्त समझे थे कि हम हमेशा खाना नहीं खा रहे होते। खाना एक बार खाते हैं, उसमें जो केमिकल एनर्जी होता है फूड का उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो इस जो एनर्जी है, उसके बाद वो जो एनर्जी है एटीपी वाला, उस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे। तो हम चाहेंगे कि आप जरा से ये बॉक्स पढ़िए, एक बार रीड कीजिए तो इस बॉक्स को, इस बॉक्स को रीड करो। कुछ समझ में आ रहा है? यस। क्या बताओ? जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के टाइम वो एटीपी बनाता है, एडीपी मॉलिक्यूल और कुछ फॉस्फेट्स। कितना एनर्जी रिलीज होता है ये भी देखो दिया हुआ है, देखो ध्यान। 5 यानी 3 मतलब कि 3.5 किलो। 30.5 किलो जूल। 30.5 किलो जूल पर मोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये कि जब आप देखो नॉर्मली आपको भी हम बताया कि ये एक एटीपी मॉलिक्यूल है, अगर ये अगर एक एटीपी मॉलिक्यूल है और इसमें 3 फॉस्फेट जुड़ा है, कहीं से भी जोड़ दिया, देखो हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये एकदम सही नहीं है, हम आपको बस समझा रहे हैं। एक्चुअली में इसमें 1, 3, 5 और 7 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है
हम वो सब कुछ नहीं बनाए, हम बस आपको एक उस तरह का सैंपल स्ट्रक्चर दिखाकर बता रहे हैं। तो इस पे देखो तीन, ये मान लो एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? एडिनोसिन। इसमें 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाया? ATP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, एक मान लो हम इस एटीपी को यूज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या किए कि इस फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल बचा वो सिर्फ ये बचा, है ADP ना? बने। सिर्फ ये बचा। दो फॉस्फेट। तो ये क्या कहलाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब हमको ये बताओ कि ये तो ठीक है कि एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रहा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, आखिरकार अब ये एडीपी वापस एटीपी में कन्वर्ट कैसे होगा? वाटर से इसको ब्लॉक करके। नहीं, देखो वही यहाँ दिया हुआ है, वही यहाँ दिया हुआ है कि एक एडीपी में हम लोग देखो फॉस्फेट बॉन्ड जोड़े, एनर्जी जोड़ने पे, मतलब जब ये बॉन्ड बना रहे थे तब देखो हम एनर्जी दिए हैं, है ना? ये गिवन है, एनर्जी जब गिवन है तो देखो क्या बना, एडीपी तो था, साथ में देखो एक बॉन्ड बन गया फॉस्फेट का, मतलब ये एडीपी था, इसमें आपने एक फॉस्फेट बॉन्ड जोड़ दिया, जोड़ो। अब ये एडीपी एक्चुअली में क्या बन गया? एटीपी। एक फॉस्फेट। एटीपी। देखो वही है एटीपी, पी क्या है? तो फॉस्फेट ग्रुप। अभी देखो क्या लिखा है, इंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल, देन यूज दिस एटीपी टू डिराइव द रिएक्शन, टू ड्राइव द रिएक्शन। देखो एटीपी बनाते वक्त एनर्जी दिए थे, तो जब हम एटीपी को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। यस सर। एटीपी बनाने में एनर्जी दिए हैं, बॉन्ड बनाने में एनर्जी दिए हैं, तो बॉन्ड तोड़ने पे एनर्जी मिलेगा। एटीपी का जब फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी मिलेगा, और उस एनर्जी को अगर हम किसी रिएक्शन में यूज करेंगे तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक जाहिर सी बात है, हम एनर्जी वहां डाल रहे हैं, दे रहे हैं, तो दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब देखो एटीपी को जब ब्रेक करते हैं ना तो कितना एनर्जी मिलता है वो आपको यहाँ अच्छे से बताया, और आपको ये याद भी रखना है। कितना? 30.5 किलो जूल पर मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल एटीपी अगर आप ब्रेक करेंगे, एक मोल एटीपी मतलब कितना मॉलिक्यूल? 6.02 × 10^23। 10 to the power 22। जब आप इतने एटीपी मॉलिक्यूल में से फॉस्फेट बॉन्ड अलग करेंगे या आप इतने एटीपी को यूज करेंगे तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा? 30,500 जूल। यहाँ किलो जूल में लिखा है, देखो यहाँ से। यस सर, किलो जूल। ठीक है, और एटीपी कुछ नहीं, बस इन्वर्टर है, समझ लो इन्वर्टर का बैटरी। जब लाइट आया, जब आपने खाना खाया तो उस बैटरी को चार्ज कर लिए, जब लाइट कटा तो उसी बैटरी को यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, जब आप खाना खा रहे हैं तो आप एटीपी बना रहे होते हैं, खाना खाने के बाद आप उस एटीपी को यूज कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? एनी प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है। चलिए, तो आपने एटीपी का टूटना, एटीपी का बनना भी समझ लिया। हाँ, अब वही घिसा पिटा सा क्वेश्चन जो पहले भी किया था हमने, क्या सर? कि भाई जैसे डाइजेशन के लिए हमने पढ़ा था कि जब यूनिसेलुलर में हर एक सेल ये काम कर ही सकता है, तो फिर हमारे लिए हमको एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों है? वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ भी। हम लोग सब जानते हैं कि प्लांट के पास एक स्पेशल गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन है, नाम क्या है? स्टोमाटा। वैसे ही एनिमल में अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है? लंग्स। ठीक, देखो यहाँ लिखा भी है, एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट। ये अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग है। अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का बात करें तब तो लंग्स है, बट अगर एक्वाटिक का बात करें तो क्या है?
Yes. Gills. थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाऊं? यस सर। चलिए, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि इंसेक्ट में क्या है? Cutaneous breathing. स्किन से ब्रीथ करता है. एम्फीबियंस में क्या है? एम्फीबियन में सब होता है। जैसे अगर आप फ्रॉग का बात करो, फ्रॉग के बचपन में क्या होता है? टैडपोल स्टेज में Tadpole. Yes sir. गेल। टैडपोल एडल्ट में कन्वर्ट हो गया तो क्या है उसके अंदर, क्या बन गया? लंग्स। और वही फ्रॉग अगर पानी के अंदर है तो चूंकि लंग्स पानी के अंदर तो काम नहीं कर सकता, तो पानी के अंदर वही फ्रॉग में क्या काम करता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस मींस Skin से के थ्रू respiration. हाँ हाँ हाँ, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। यहाँ थोड़ा सा डीलिंग है, फेंकने के काम आएगा। ठीक है, कोई कष्ट परेशानी किसी को? हाँ सर, बुझा गया। गुड। देखो, फेंकने का बहुत सारा स्टॉक तैयार करवा रहे हैं, जरूरत पड़ने पे फेंकना भी। इन्हें जब जरूरत आया तो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जब कोई सामने से फेंके तो आप और बड़ा बड़ा फेंके, सामने वाले को सर पता चलना इंसेक्ट चाहिए। के सामने SPIR क्या लिखे हुए हैं? ये यस सर. ये देखो, ये एक प्यारा सा क्या है? इंसेक्ट. नाम बता देते, नाम है भाई इसका, कॉकरोच। प्यारा सा। ये देखो, आपने हाथ में कॉकरोच पकड़ा, या और कॉकरोच को कहाँ से पकड़ा है? ऊपर या नीचे? ऊपर से. ऊपर से। लेकिन आप उसको नीचे से देख रहे हो, मतलब जिस तरफ उसका टांग है ना, उस तरफ देखो। ये देखो उसका टांग। ये है हमारा कॉकरोच, नन्ना मुन्ना प्यारा सा, है ना? प्यारा सा कॉकरोच। बिल्कुल लगते भैया की तरह। ठीक, कोई नहीं, कॉकरोच फिर भी बहुत टैलेंटेड होता है। इसका अगर गला काट दिया जाए फिर भी ये 7-8 दिन तक जिंदा रह सकता है, पता है? नहीं. नहीं तो याद रखना, कॉकरोच का अगर आप गला भी काट दोगे ना, फिर भी ये खुद से नहीं मरेगा। ये गला कटने की वजह से तो बिल्कुल नहीं मरेगा, भले ही भूख से मर जाए, क्योंकि गला कट गया तो अब खाना नहीं खा पाएगा। तो 7-8-10 दिन के बाद ये भूख से मरेगा, लेकिन गला कटने की वजह से नहीं मरेगा। मतलब आप गला काट दिए कॉकरोच का, फिर उसको हॉस्पिटल में लेकर चले गए, उसके ग्लूकोज चढ़ा रहे कॉकरोच में जो भैया, हम्म कॉकरोच के जो बॉडी पार्ट पे ग्रीन ग्रीन बनाया है, उसका नाम क्या है? उस पार्ट का नाम क्या है? ये पार्ट कॉकरोच अक्सर छुपा के चलता है। क्या नाम है? नाम है, अच्छा यही है। छोटा छोटा सा पोर्स होता है, ठीक है, जहां से वो एयर एक्सचेंज करता है, और अंदर में पूरा ट्यूब बना हुआ होता है, ऐसा। हाँ, 11th में आओ ना, एक चैप्टर ही कॉकरोच कॉकरोच चैप्टर है? चैप्टर है, हाँ। डिटेल में उसका टांग का 3 पार्ट तक पढ़ेंगे, इतना पढ़ना है। इसके बाद तुम लोग कॉकरोच पे भी एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो, इजीली अवेलेबल ऑर्गेनिज्म है ना। कॉकरोच पकड़ना, डाइसेक्शन करेंगे। डायरेक्ट बस दूर से देखना, हेलो कॉकरोच, आज तुम्हारे बारे में पढ़े, तुम्हारे पास 2 टांग भी था ना, तुम छुपा के रखते थे। पता है कॉकरोच के पास विंग्स भी होता है, वो उड़ सकता है, हाँ, कैसे पता है? बट सिर्फ मेल उड़ सकता है, फीमेल नहीं। और एक और चीज जानो, कॉकरोच पे 2 पेयर ऑफ विंग होता है, मतलब टोटल 4 विंग्स होता है, एक ऊपर से और एक अंदर में। तो ऊपर वाला विंग जो तुमको बाहर से दिखता है,
देख तो अक्सर तुम अगर किसी कॉकरोच को पैर से दबा के मारने की कोशिश करो फिर भी वो कुछ समय तक उड़ने लगता है, कुछ समय के बाद भागने के चक्कर में तो लगता है यार पैर से दबाकर इसका तो हम पंख ही तोड़ दिए बट फिर भी ये उड़ रहा है। तो एक्चुअली ऊपर में जो पंख होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसके नीचे एक और पंख छुपा के रखा होता है कॉकरोच उड़ने के लिए। कॉकरोच बहुत समझदार जीव जंतु है। कॉकरोच के बारे में सर को बहुत जानकारी है। तुम बायोलॉजी लो ना, तुमको कॉकरोच नहीं बना दिया 11th में तो नाम नहीं, अब सबको देंगे मुर्गा भी। बना रहे तुम कॉकरोच बने। देखो, animals have evolved different organs for uptake of oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide. Terrestrial animal can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals in water need to use the oxygen dissolved in water. तो उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखो, गिल्स का ये खासियत है, लंग्स और गिल में ही डिफरेंस है। लंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सकता है, गिल डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ना कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को। मतलब अगर आपके मन में ये भ्रम है कि मछली अगर आप कभी देखते हो वो पानी से बाहर आके आपको मुंह खोल के दिखाती है तो वो सांस ले रही है, तो ये आपका भ्रम है, एक्चुअली आपको अपना दांत दिखा रही होती है। गलती से भी हमको पकड़ने का गलती मत करना, आई एम वेरी खतरनाक मछली, देखो मेरा तेज। भैया एक मछली को अगर पानी में से निकालेंगे तो कितना घंटा तक जिंदा रहेगी अगर उसको प्यार से रखते हैं, मतलब मारते वारते नहीं होता। मारते मारते मतलब क्या, तुम झापड़ मारने का बात कर रही हो? नहीं मतलब उसको रखे हुए हैं पानी से निकाल करके, पानी वानी नहीं दे रहा है, तब कितना देर तक जिंदा रहेगी? 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 मिनट में नहीं बचेगी। मर जाएगी अगर बड़ी मछली है तो भी मरेगी, क्योंकि जो गिल्स होता है ना, गिल्स का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है। समझ रहे हो, ये सब जो तुमको दिख रहा है समझो कि ये धागा है, धागा, थ्रेड। अब तुम खुद सोचो, थ्रेड अगर पानी में है तो फैला हुआ है, जैसे ही पानी में से उसको निकालेंगे थ्रेड को, तुमको ही लगता है कि सब चिपक के एक झुंड बन जाएगा, यस। और जैसे ही ये सब चिपक जाएगा तो फिर उसका गिल्स फ्री ही नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन वहां से एक्सचेंज थोड़ा भी नहीं हो पाएगा, तो बेचारी तड़प तड़प के मरेगी। और थोड़ा थोड़ा सा पानी देंगे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी देंगे तो कुछ समय तक जिंदा रहेगी। देखते नहीं हो, जो आज जो मछली बेचता है, जो जिंदा मछली बेचता है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं देता। ज्यादा पानी अगर देगा तो फिर मछली को खूब एनर्जी मिलेगा, कूद के भाग सकती है वो, इसलिए थोड़ा सा पानी देता है कि बस जिंदा रहो, ताकि तुम्हारा टेस्ट बना रहे। एक से एक लोग होता है, ठीक है। यस सर। कुछ टैलेंटेड लोगों का क्या करना है, वो लोग तो मछली पालते हैं कि मछली जैसे ही बड़ा होएगी, ज्यादा कुछ नहीं, चुपचाप फ्राई करेंगे खा जाएंगे। और मछली भी ज्यादा तेज होती है, बड़े नहीं होती है, वो भी जानती है बड़ा हुए तो टंगा जाएंगे, इसलिए बड़े नहीं होना है। ऐसा हम एक्चुअली देखें, ये मजाक में नहीं बोल रहे हैं। अच्छा सर, मछली में भी हार्मोन होता होगा ना जैसे ह्यूमंस में होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी। कैसा हार्मोन होता होगा? कैसा हार्मोन होता होगा मतलब? नेम एक बार भी नहीं सुने हैं मछली के नाम हार्मोन। लगभग सेम ही होता है बाबू। सबका फंक्शन सेम होता होगा। हाँ 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 हाँ, 12th में थोड़ा सा चीज बताएंगे इस बारे में। बिल्कुल। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन, हमारा एस्ट्रोजन, हमारा जो भी एंजाइम्स है, जैसे मान लो इंसुलिन, ये सब जो भी मतलब जो भी एनिमल किंगडम का कॉमन एंजाइम्स है, हमारा थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से, वो सब वहाँ यूज में आता है। खैर, फिश एक एक्वेरियम के अंदर है, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल स्लिट्स। ये बड़ा अजीब बात है, व्हाट इज गिल स्लिट? जो सर वो जो स्पेस होता है वो गिल्स में। हाँ हाँ हाँ, ध्यान दो, अभी तो दिखाया ये धागा के बीच का स्पेस, गिल स्लिट्स। और पता है ये ओपन नहीं होता, इट इज कवर्ड एंड कवर्ड बाय एन स्ट्रक्चर नोन एज, बोलो, अरे बोलो, क्या नाम है स्ट्रक्चर का? इसका सन्नाटा क्यों है भाई? ओपेरकुलम,
Operculum is the structure which covers the gill slits. ठीक है, आगे अब एक सवाल बहुत ही कॉमन है कि भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग रेट इतना हाई क्यों होता है? Why aquatic organisms have an higher breathing rate than of animals, terrestrial animals? सुने ऐसा? यस सर, क्योंकि बाहर में डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो उसका अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू एयर वाले, मतलब एयर में जो ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो लोग का ब्रीदिंग रेट हाई होता है। बिल्कुल। हम लोग एक सांस में ये जबरदस्त हवा अपने लंग्स में भर लेते हैं, लेकिन फिशेस में दिक्कत क्या है कि उनको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा। नो सर, वो उतना ही ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं जितना वाटर में एब्जॉर्ब या डिसॉल्व फॉर्म में हो, तो उनके पास लिमिटेशन है। अभी मान लो हमको 1 किलो या 10 बाल्टी पानी मान लो चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे, एक बार में अगर हम 10 बाल्टी पहुंचा लिए तो बहुत अच्छा, नहीं पहुंचा सके तो क्या करना होगा? हमको बार बार तेजी तेजी में ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तब 10 बाल्टी एक बार में एक बाल्टी करके पहुंचा पाएंगे। यही कर सकते हैं ना? तो यस सर, फिशेस के पास यही बात है, उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के कम होने की वजह से उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है। तो ये भी आई गेस दिया हुआ होगा। Since amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms. समझे नहीं समझे? सर समझे, यस सर। Good. Next is oxygen absorbed by different organ in different animal. इस चीज को हम आपको अभी पहले ही बता चुके, है ना? यस सर, इंसेक्ट के लिए अलग बताया आपको, हम फिश के लिए अलग बताया, टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए अलग बताया, एक्वाटिक के लिए अलग बताया, है ना? और वो भी हम आपको बहुत सिंप्लीफाई कर दिए। इंसेक्ट में तो बहुत तरह का होता है, बुक लंग, बुक गिल, स्पाइरिकल, इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है उसमें। ठीक है, लेकिन हर जगह पे ऑक्सीजन एक्सचेंज का जो बेसिक कॉमन आइडिया है वो ये है कि किसी भी तरीके से हम अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें, इफ इंक्रीज द सरफेस एरिया प्रेजेंट इन द लंग्स, तो उससे क्या होगा कि अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने का जो स्पेस है वो ज्यादा मिलेगा। यस सर, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने का स्पेस ज्यादा मिलेगा। तो हर जगह बेसिक आइडिया यही फॉलो होता है। जैसे यहाँ भी देखो लिखा है साफ साफ, all the organisms have similar structure that increase the surface area which is in contact with oxygen rich atmosphere. याद करो, तुम लोगों को एक बार हम बताए थे कि डिफ्यूजन के लिए हमेशा ही ऑर्गेनिज्म का कांटेक्ट में रहना जरूरी है। सर डायरेक्ट कांटेक्ट में होना जरूरी हाँ होता है। बिल्कुल, हम याद करो भूत वाला एग्जांपल दिए थे कि अगर भूत को इस रूम से उस रूम में जाना है तो उसको इस दीवार में तो टच होना ही पड़ेगा। जब वो टच होगा तभी वो इस दीवार से उस दीवार पे जा सकता है, इस रूम से उस रूम में जा सकता है। तो किसी भी चीज को डिफ्यूज होने के लिए जरूरी है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। और जैसा कि एब्जॉर्प्शन में भी हम आपको बताए थे कि एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। तो वो बात यहाँ भी लागू होता है, यहाँ भी एप्लीकेबल है कि अगर आपको ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर चाहिए तो आपको किसी बाउंड्री पे उसको सटाना पड़ेगा, किसी बाउंड्री लाइन में उसको सटाना पड़ेगा। और वो बाउंड्री लाइन कौन होगा वो बाउंड्री? स्क्वैमस एपिथेलियम। वो बाउंड्री हमारे लंग्स का एक स्ट्रक्चर होगा, इसका नाम होगा एल्वियोली। एल्वियोली हमारे लंग्स के अंदर, अगर आप अभी कोविड का चूंकि टाइम है तो अभी लंग्स का खूब सारा वीडियो ये सब आप लोग देख रहे होंगे। लंग्स के जब ही हम अंदर जाते हैं तो लंग्स के अंदर एक बहुत ही अंदर जाने पे माइन्यूट बालून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है, आगे देखो, अच्छा, in addition there is a mechanism for moving the air in and out of this area where oxygen is absorbed.
जाहिर सा बात है कि अगर मान लो मेरे लंग्स के अंदर एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर होना है इधर से उधर, तो हमको कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म तो चाहिए होगा ना जिस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग एयर को वहां पहुंचा सके, है ना। मैकेनिज्म तो हमको चाहिए होगा कि हम एयर को वहां पहुंचा सके। अगर एयर हम नहीं पहुंचा पाए तो फिर तो दिक्कत है ना, एयर तुमको पहुंचाना ही होगा। समझ रहे बात? आवाज आ रहा है मेरा? का अलग से ये टॉपिक करके पढ़ाइएगा डायग्राम के साथ। वो तो बताएंगे ही, अभी बस जो बोल रहे हो सुनो। अभी तो जैसे ही आएंगे ह्यूमन में तो फिर से ये चीज चलेगा, वापस रिपीट होगा। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको पहुंचाना है एयर को एल्वियोली तक, डिफ्यूजन कराना है, तो आपको किसी तरीके से ऑक्सीजन को एल्वियोली तक पहुंचाना होगा ना। अगर भूत यहाँ आएगा तभी तो पार होगा, वहीं से तो जादू से तो पार नहीं हो जाएगा। उसको यहाँ आना पड़ेगा, इस दीवार में सटना पड़ेगा, फिर वो इस दीवार को क्रॉस करके पार हो जाएगा। ऐसा होगा कुछ। तो इट इज नेसेसरी कि आप किसी मैकेनिज्म के थ्रू ऑक्सीजन को एल्वियोली में लेकर जाइए और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से निकालिए। अभी रुको, हम आपको थोड़ा उसका 3D इमेज दिखाई देते हैं ताकि आप लोगों को फिर दिक्कत ना हो। एल्वियोली 3D वीडियो। आई गेस कि आप लोग को समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया, चलो अभी आप देखो, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान देना, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ध्यान देना। देख रहे हो बलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जैसे आप लंग्स के अंदर जा रहे हो थोड़ा और पीछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे आपका टिथ है, जॉ, ये वाला पोर्शन, ये आपका थोरैक्स। यहाँ से देखो लंग शुरू हुआ, एयर यहाँ से अंदर आया। अब इस स्ट्रक्चर के और डेप्थ में हम लोग जाएंगे। मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। यस Okay, सर। देखो देखना देखना। यहाँ देखो, ये दिख रहा है बलून लाइक स्ट्रक्चर सबको? सबको बलून लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है? यस सर। यही है एल्वियोली। और देखो ध्यान से, एल्वियोली के कितने क्लोजली गुजर रहा है। ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है वो है आर्टरीज, और जो रेड में आपको दिख रहा है वो है वेन। तो खुद सोचो, आर्टरी अगर दिख रहा है मतलब वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा होगा एल्वियोली से, और अगर आपको वेन दिख रहा है मतलब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जा रहा होगा एल्वियोली में। समझ में आ रहा है ना? इतना तो बेसिक आइडिया है ना कि एल्वियोली मतलब वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पता है नहीं पता? यस सर। सर एल्वियोलस क्या होता है? एल्वियोलस क्या होता है ये तो अभी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। एल्वियोलस लंग्स के अंदर छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, अभी देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। उनको देखते हैं, और कोई अगर वीडियो मिल जाए तो और अच्छा। चलो ये ज्यादा अच्छा, 4 मिनट का तो थोड़ा और समझ में आएगा। Laura here. Today we're going to do a virtual dissection of the lungs using Human Anatomy Atlas. First, let's look at the big picture, the lungs in context. ये Here, तुमको पता है ये क्या है? ये क्या है पता है? यस सर। क्या है ये? लंग्स है और क्या? लंग्स है, बिल्कुल ये लंग्स है, एक्चुअल लंग्स ये दिखा रहा है, एकदम एक्चुअल लंग्स। और जानते हो एक्चुअल हम कैसे बोल रहे हैं? देखो ये देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट यहाँ पे पार्ट। यस सर, लोब्स। यस हाँ, सर। लंग्स में पार्ट भी होता है। हम लोग को एक लगता में है कि 3 एक लंग्स में सिर्फ 2। 2 है, नहीं, बट एक्चुअली एक साइड 2 और एक साइड 3 होता है। यहाँ पे एक कम हाँ। दिख रहा है, एक साइड 2 और एक साइड 3 होता है। और देखो लंग्स के बीच में ये क्या है पता है? हार्ट है, हार्ट। हार्ट थोड़ा है। सा स्पेस देना पड़ता है। देखो हम अपने बॉडी पे दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पे लंग्स है तो यहाँ पे बीच में एक स्ट्रक्चर होगा। आप लोग अपने बॉडी पे फील कर सकते हो। यहाँ पे जो ये देखो, यहाँ पे एक हड्डी होता है, ये जो हड्डी होता है यहाँ पे एक ऐसा, इसका नाम है स्टर्नम। तो यहाँ एक हड्डी है स्टर्नम। स्टर्नम नीचे गया, नीचे गया। देखो आप अगर अपने रिब केज को फील करोगे तो रिब केज जहाँ खत्म हो रहा होता है, जहाँ रिब केज खत्म हो रहा होता है, उस रिब केज में इस साइड, मतलब आप अपने बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो नीचे में रिब केज के पास बीच में ये स्ट्रक्चर है हार्ट। ठीक है, आगे देखो, that the lungs sit above the diaphragm, and that ये the देखो ये डायफ्राम है। यस सर। ठीक है, heart आगे is देखना। muscles under the left lung. The diaphragm is the muscle that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. ये समझे क्या बोला? यस सर।
जहाँ जहाँ लंग्स होता है ना, देखो जाहिर सा बात है कोई ऑर्गन है तो उस ऑर्गन के लिए थोड़ा जगह होगा ना बॉडी में, तभी तो वहाँ पे वो ऑर्गन प्लेस्ड है। तो जहाँ पे ये जगह है उस एरिया को, जैसे मान लो जहाँ पे लंग्स, उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी हमारे बॉडी का। कौन सा कैविटी? thoracic cavity, जहाँ स्टमक है उसको क्या बोलते हैं? abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी। गुड, देखो आगे तो डायफ्राम अलग कर रहा है। Principal mover in inspiration, aka inhaling. When you breathe in, it contracts and moves, moving upward. Blood, pretty convenient that the heart and lungs are close together. But more on the heart later. Let's get all this other stuff out of the way and focus in on the lungs themselves. We'll start on the outside and then zoom in bit by bit. Check out the multiple देखो। lobes on each lung. The right lung has 3, the superior, middle, and inferior lobes. दिखा 3 The लोग? left 3 Yes, लोग sir. दिखा? lung हाँ, has 2, the superior and inferior lobes. देखे? Looking at the Yes, lungs sir. themselves, Yes. you can see that their shapes aren't the only difference लंग्स between पीछे them. साइड से दिखा है। Because of where the heart sits, the primary bronchus of the left lung doesn't slope down as much as its counterpart on the right. Speaking of bronchi, how about we zoom in on those next? The trachea splits into 2 primary देखो, bronchi, one for ध्यान से देखो तो ये देखो, ये ट्राई किया था, 2 पार्ट में स्प्लिट किया, देख रहे हो? आगे each lung. Like the trachea, the primary bronchi are made of incomplete rings of hyaline cartilage. They're wrapped in an elastic membrane on the outside. Is basically made of bronchi, which are supported अभी branches देखना। on branches. The primary bronchi देखो split into स्प्लिट हुआ, secondary bronchi, ये आया which था are 2 supported पार्ट में, by cartilage. The 2 पार्ट secondary में, फिर bronchi देखो वो भी split और into स्प्लिट tertiary. हुआ। There are 10 in each lung. The देख रहे हो? tertiary वापस bronchi are supported only by a tiny bit of cartilage. The tertiary bronchi split off into even tinier airways called bronchioles. First, lobular bronchioles, and finally, trues where gas exchange takes place. Before we talk about the alveoli, let's quickly leaves the heart through a series of the pulmonary, and the pulmonary refers not from the heart. Alveoli, respiratory bronchiole, when gas बस अब exchange देखना, takes place. Here ये है we see a ब्रोंकी, terminal bronchiole. जो ब्रोंक्यूल आया था लास्ट में, देखो यहाँ वाला ब्रोंक्यूल, देखो ये जो ब्रोंक्यूल दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. हाँ, ये वाला पार्ट किसमें ब्रेक हो गया फाइनली, वो दिखा रहा हूँ। देखो ये वही वाला पार्ट है, देखो अंत में कैसा है The ब्रोंक्यूल। respiratory bronchioles and alveolar the outside of the ends of the alveolar sac. देख रहे हो To the एल्वियोली? inside of a single alveolus. देखो ये That रहा hole there एल्वियोलस, is a pore, and the देख रहे हो spiny हॉलो stuff जगह? lining the inside of decreased surface tension. Yes, sir. Installation. The surface on the out allow for. You can see how the capillary sits right up against the type 1 cell. देखो जब इसमें आता ना, ये बलून लाइक होता है, हवा आया फूल गया, हाँ, सांस छोड़े चिपक गया, फिर सांस खींचे फूल गया, सांस छोड़े चिपक गया। और तुमको पता है कोविड जो वायरस है कोरोना, वो इसी पे अटैक करता है, इसी पे अटैक करता है। फ्लूइड फील करता था वहां पे। हाँ, Bringing the red blood cells really close to their oxygen. Type 1 cells don't replicate, so if type 1 gene is they're called. चलो अब ये जो बता रहा है वो तुमको समझ में नहीं आएगा, चलो समझ गए यहाँ तक? तो आखिरी का 1 मिनट है, इसको भी देख लेते हैं। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out where oxygen absorbed, और उसके लिए हम बताएं कि हमारे पास अंतिम में alveoli होता है जो surface area को increase भी करता है। In human, air is taken into the body through, उसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ? ये देखो वापस से आया। हाँ, चलो देखो, तो ये देखना, इन ह्यूमन एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स, लेकिन नहीं, अब तो ये ह्यूमन का सिस्टम शुरू हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो अगले क्लास में देखेंगे। ये देखो ये वाला 1 मिनट में बस इसको बता देना फटाफट से, एंड करेंगे तो रिवाइंड नहीं करेंगे। टोबैको जब हम लोग लेते हैं तो टोबैको क्या होता है कि स्मोक जो है वो लंग्स में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, और इसके अटैक होने से क्या होता है कि जो एल्वियोलस था ना, उसी का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, वही डैमेज हो जाता है, और इस वजह से सरफेस एरिया चूंकि रिड्यूस हो गया तो अब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन उतना मिलेगा जितना चाहिए, मिलना चाहिए। No. मिलेगा उतना ऑक्सीजन? No, sir. नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फाइनली ब्रेथलेसनेस होगा और डेथ होगा। दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब
अगले क्लास में मिलेंगे तो नया सिस्टम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी रिज्वाइन का कोई फायदा नहीं। कोई डाउट है किसी को? डाउट है?